हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। हमारी आज की इस वीडियो में हम 25 सवाल डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 25 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। इससे पहले की 30 शिफ्ट के वीडियो डिस्कशन ऑलरेडी आपके इस यूट्यूब पर अपलोडेड है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और जिनको ये वीडियोस फायदेमंद लग रही हैं, यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप एक्सप्लोर करिएगा। इस पर आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइडेड है। चलिए भाई, सीधे सीधे हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। तो भाई ये है आपका सवाल। इसमें दिया गया है कि स्तंभ ए के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं को स्तंभ बी के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं के साथ आपको सुमेलित करना है। इधर आपको क्या दिए, डिजीज यानी कि रोग, और दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो जिम्मेदार जीव होते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है। मैचिंग वाले सवालों में ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्योंकि आंसर निकाले जाते हैं तो ज्यादा समस्या होती नहीं है। यहां पर आपको दिया है क्या, मलेरिया। मलेरिया, सबको पता है कि मलेरिया को इन्फेक्ट करने के लिए एक मच्छर होता है। उस मच्छर का नाम क्या होता है भाई, एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, जिसकी वजह से ये मलेरिया होता है। तो ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये जब काटता है ना तो उसके जरिए ह्यूमंस के अंदर मलेरिया ट्रांसमिट होता है। और इस ये किसकी वजह से होता है, एक पैरासाइट की वजह से, एक परिजीवी की वजह से। और ये परिजीवी है आपका इन चार विकल्प में से दिया गया, यहां पर जो दिया है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, मलेरिया का ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मोडियम पैरासाइट, याद रखना है आगे के लिए। दूसरा इन्होंने दिया है भाई डायरिया, यानी कि दस्त। डायरिया कई प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर डायरिया का जिक्र करें, कई प्रकार के पैथोजन से ये हो सकता है, लेकिन एक जो यहां पर आपको रोटा वायरस दिया है ना, ये रोटा वायरस इसका लीडिंग कॉज है जो कि सीवियर डायरा को यंग चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट्स के अंदर करवाते हैं। तो ये याद रखेंगे। फिर उन्होंने दिया है भाई टाइफाइड। टाइफाइड को लेकर मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। ये जो आपको यहां पर दिया गया है बी ऑप्शन में, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये पूछा जा सकता है। बाकी आपका कोलेरा बचा, उसको हम वाइब्रियो के साथ लिंक कर देंगे, ये भी आपका एक बैक्टीरिया ही है, वाइब्रियो। तो इनको प्लीज याद रखिएगा, कल को इनको इंडिविजुअल रूप से आप लोगों से आपकी परीक्षा के अंदर घुमाकर ये लोग पूछ सकते हैं। भूकंप की माप द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। इन्होंने किसकी बात करी है, जो रिकॉर्ड ऑब्टेन हुआ है अर्थक्वेक के मेजरमेंट से, उसको कहा जाता है सिज्मोग्राम। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें सिज्मोग्राफ को आंसर कर देता है। इन्होंने सिज्मोग्राफ का मतलब पता है क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। सिज्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिकॉर्ड करने और डिटेक्ट करने के लिए अर्थक्वेक्स को यूज किया जाता है। लेकिन ये जो सिज्मोग्राम है, ये क्या है, ये एक डेटा जो आप सिज्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपका सिज्मोग्राम होता है। तो इनके बीच में अंतर है, प्लीज इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देता है। आधे लोग इसमें सिज्मोग्राफ को ही लपेट कर आए होंगे। अगला सवाल है भाई, गियासुद्दीन बलबान ने दीवान अर्ज नामक एक कौन से विभाग की स्थापना करी थी। यार दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे सुल्तानों के द्वारा अलग अलग जो डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया ना था ना, उनके नाम पूछ लेते हैं। तो दीवान अर्ज ये पूछा है, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था भाई। और किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है, ये इन्होंने सवाल के अंदर दिया है। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जो कि ममलुक डायनेस्टी से एसोसिएट था। तो इसके द्वारा इस दीवाने अर्ज नामक डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया, सो दैट के जो जितने भी सैन्य अफेयर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज और उनको मैनेज किया जा सके। इसके अंदर मतलब ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग सैनिकों को रिक्रूट करता था, उनको ट्रेनिंग देता था। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो, इसमें कई सारी और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि दीवाने अर्ज पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहां पर आप लोगों को एग्रीकल्चर भी दिया गया है, एजुकेशन भी दिया गया है, कॉमर्स भी दिया गया है। तो
एग्रीकल्चर पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उस पर आगे सवाल आपके आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, इसमें फिलहाल इतना ही रखेंगे, ठीक है। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछी दिशा में चल सकता है? भाई अगर आपने चेस खेला है तो देखो आप इस सवाल को आंसर कर पाते। तो यहां पर आगे तो आपके प्यादे भरे रहते हैं, और यहां पर आपका हाथी, यहां पर आपका ऊंट, यहां पर आपका हाथी, यहां पर आपका ऊंट। तो अब आपसे इन्होंने पूछा है कि कौन तिरछा चलता है? ये जो ऊंट होता है इसका दिमाग तिरछा चलता है, ये ऐसे ऐसे करके आपका चलने का काम करता है। तो ये जो बिशप है, जिसको हम हिंदी में ऊंट कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछ लेते हैं भैया कभी कभी। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन प्रयावर्ती मानसून से संबंधित है? यानी कि रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जो वापसी हो रखे होते हैं, इसको हम अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। ये एक घटना है जो कि भारत के अंदर रिट्रीटिंग मानसून के साथ संबंधित है। तो जब एक प्रकार से मॉनसून सीजन विंटर सीजन से पहले आपका ट्रांजिशन काल में होता है, अक्टूबर मंथ के अंदर ये सारा का सारा काम होता है, तब ये आपका देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा इस आपके रिट्रीटिंग मॉनसून के अंदर होती है, क्योंकि जो मॉनसून है वो विड्रॉ हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यार अलग अलग पर्सनालिटी, उनका संबंधित जो वाद्य यंत्र है, और इन्होंने जो अवार्ड वगैरह प्राप्त करे हैं, उनको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो शिव कुमार शर्मा, पहले तो इसका हिंट आपको इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये संतूर प्लेयर है, देश के मोस्ट प्रोमिनेंट सेलिब्रेटेड संतूर प्लेयर में इनका नाम शुमार है। इनको इस उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड को 1998 के अंदर इनका जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कंट्रीब्यूशन रहा है उसको दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने अपने कैरियर में और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड को प्राप्त किया, जैसे कि 1991 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था। ऐसे ही इनको 2001 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कल को अगर इनको लेकर ये वाली चीज आप लोगों से पूछ ले तो। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च करने वाले साल का आप लोगों से नाम पूछ रहे हैं। पहली चीज, ये जो अटल इनोवेशन मूवमेंट है, ये भारतीय सरकार का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, जिसके अंदर जो कल्चर है इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको प्रमोट किया जा सके, लोगों को कंट्री के अंदर प्रोत्साहित किया जा सके कि आप खुद का काम करो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बियॉन्ड जितने भी लोग हैं उनको इसमें मोटिवेट करने की कोशिश करी गई थी। तो 2016 में इस मिशन को भी लॉन्च करा गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2022 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले वे निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत थे? यार ये करंट अफेयर रिलेटेड आपका सवाल है, जो कि अपॉइंटमेंट वाला जो आपका टॉपिक होता है उससे बनता है। तो विनय मोहन क्वात्रा को अपॉइंट किया गया था फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का 2022 में, और इससे पहले ये नेपाल के एम्बेसडर रह चुके थे। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती रहती हैं उनको आपको देख कर रखना है, ठीक है। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा की हम बात कर रहे हैं, वाद्य यंत्र से संबंधित लोगों के नाम पूछ लिए जाते हैं, और ये तबला प्लेयर है भाई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये इस वाले एग्जाम में पूछ लिया तो आगे नहीं पूछा जाएगा, इनको लेकर कई आपके अलग अलग एग्जाम्स में आपका सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? आप लोग अगर मेरी लूसेंट जीके की हिस्ट्री का कंप्लीट कवरेज मेरे इस यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मैंने वहां पर ईश्वर चंद विद्यासागर को लेकर आप लोगों से बात करी थी। ये एक प्रोमिनेंट समाज सुधारक थे भारत के, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत ज्यादा काम किया था, और अंग्रेजों से, ये जो ब्रिटिश लोगों से, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट को 1856 के अंदर पारित करने में सबसे योगदान रहा था, वो भी इनका ही रहा था। तो यहाँ पर आपको ईश्वरचंद विद्यासागर का याद रखिएगा। संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज के स्क्रिप्चर्स के अंदर भी इनको काफी बहुत ज्यादा नॉलेज थी। कथक के कौन से घराने को शुरू करने का श्रेय ईश्वरी प्रसाद को दिया जाता है? अब देखो, ये सवाल एक ही है, इस सवाल के अंदर तीन चार बातें निकल रखी हैं।
कल को ये पूछ लेंगे कि बताइए कि भाई कथक से संबंधित दिए गए 4 विकल्प में से कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद का संबंध कथक से है। दूसरा इन्होंने पूछ लिया कि भाई इनका जो घराना है वो कौन-सा घराना है? तो उसमें आपको रायगढ़ घराना याद रखना है। पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, अलग-अलग घराने उस फैमिली के ट्रेडिशन और उस फैमिली की एक प्रकार से जो योगदान है इस आपके क्लासिकल डांस या म्यूजिक के अंदर उसको लेकर इनको जाना जाता है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर लखनऊ घराना का भी नाम दिया गया है। लखनऊ घराना भी कथक डांस से ही संबंधित है। तो ये घरानाओं को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। जैसे कि जयपुर घराना है तो इनका भी मतलब बहुत बड़ा योगदान है और जो भी फुटवर्क पैटर्न होते हैं उन पर ये बहुत बड़ा काम। अच्छा, इसकी एक सवाल पूछा गया था कि इसके फाउंडर कौन है जयपुर घराना के, कोई बताएगा? भानु जी याद रखिएगा अगर आप याद रख पाए। रायगढ़ घराना को लेकर आपसे मैंने यहाँ पर बात ही कर ली है। ऐसे ही बनारस घराना है, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसको लेकर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन है तो इसमें आपको याद रखना है जानकी दास का, जानकी प्रसाद का, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को हराने के बाद दक्षिणापथेश्वर दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण करी थी? अगर आप में से किसी ने भी मेरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कवरेज पूरा पढ़ा हो, इवन जो मेरी रिसेंट जीके की कंप्लीट वीडियो कवरेज मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करी है, उन स्टूडेंट्स के लिए सवाल 1 सेकंड का है। पुलाकेशिन सेकंड के द्वारा दक्षिण पथेश्वर का जो टाइटल धारण किया गया था वो नॉर्थन इंडिया के हर्षवर्धन को हराने के बाद धारण करा गया था। ठीक है, हर्षवर्धन एक बहुत पावरफुल रूलर था, कौन सी डायनेस्टी का? वर्धन डायनेस्टी का। ठीक है, तो इसको हराया गया था। नॉर्थन इंडिया के ऊपर हर्षवर्धन का बोलबाला रहा करता था, तो याद रखिएगा इस प्रकार की बातें आप लोगों से बहुत ही रेगुलरली पूछी जाती है। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित त्योहार है? हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो त्योहार होते हैं उनके संबंधित देवी देवताओं को लेकर ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो सूर्य देव से आपका मकर संक्रांति संबंधित है। मकर का मतलब क्या है? मकर का मतलब है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, पतंगे वगैरह उड़ाई जाती हैं। कौन सा और मकर संक्रांति का नाम आप लोगों ने सुना होगा? उत्तरायण, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई जिसने बड़े भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश करी थी? आप लोगों को एसआरसी के बारे में पढ़ाया था मैंने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको फॉर्म करा गया था 1953 के दिसंबर महीने में। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता। तो इस कमीशन को टास्क दिया गया था कि भाई आप अपनी रिकमेंडेशंस को हमें बताइए कि लिंग्विस्टिक लाइन पर कौन कौन से राज्य को फॉर्म किया जा सकता है। इसके हेड कौन थे? एसआरसी कमीशन के हेड कौन थे? फजल अली। इसे फजल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके जो मेंबर है हो सकता है वो भी कल को आपसे नाम पूछ ले, और कौन कौन थे? एच एन कुंजरू का नाम याद रखना है आपको इसमें। एक और इंपॉर्टेंट नाम है वो है के एम पनीकर। तो ये बाकी के नाम भी याद रखिएगा कल को अगर आपसे इनका नाम पूछ लिया जाए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की हिस्सेदारी इन 4 विकल्प में से कितनी है? यानी कि अ ग्रुप ऑफ 10 टू 11 19 ईयर्स का शेयर आपको फीमेल एडल्सेंट का इस 2011 के सेंसस के अनुसार बताना है। यार ये जो विकल्प दिए हैं इनको तो आप एलिमिनेट ही कर देना चाहिए था आपको। ठीक है, तो फीमेल पॉपुलेशन 10 से 19 साल की आपको नजर आएगी कितनी? 47.3 नहीं 20.9। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट रहता। प्लीज इसको याद रखिएगा, ऐसा डेटा आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये बड़ा नंबर, इतना नंबर थोड़ी ना होगा 10 से 19 साल की लड़कियों का। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? सभी एक ही स्वर में आंसर करेंगे। भाग 15। तो आर्टिकल कौन कौन से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बातें शुरू होती हैं और 329 तक जाती हैं भाई। 324 जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके अंदर जो
इलेक्शन कमीशन है, उसकी सुपरिटेंडेंस, उसकी डायरेक्शन, उसका इलेक्शन के ऊपर कंट्रोल, इससे संबंधित आपको प्रोविजंस नजर आता है। भाग नंबर 15 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट का इन 4 विकल्प में से उदाहरण है। यार ये चेन्नई लिखा है ना आपका, तो ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट का यही उदाहरण आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये आपका वेस्ट कोस्ट पे है, मैंगलोर कोस्ट भी उधर की साइड में है, आपका मुरमागो बंदरगाह भी उधर की साइड में है। तो इनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल है ना। ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, पश्चिमी तट पर है। ये जो आपका मुरमुगाओ बंदरगाह है, ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? ये गोवा में लोकेटेड है, तो ये भी वेस्ट कोस्ट हो गया। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है आपका? कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है, ये भी वेस्ट कोस्ट पर हो गया। तो ये तो लोकेशन पता होनी चाहिए हमें। 1910 में अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? यूएसए सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की 1910 में करी गई स्थापना को लेकर ये नाम पूछ रहे हैं। इसमें आपको तारकनाथ दास और जीडी कुमार का नाम याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बड़े भारतीय क्रांतिकारी थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के की मेंबर के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ इनके द्वारा काम करे गए थे। ऐसे ही जीडी कुमार, ये भी एक नोटेबल फिगर थे जिनका भारत की संविधान मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में योगदान रहा। तो इन्होंने तारकनाथ दास के साथ कोलैबोरेशन किया और उन्होंने कहा कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट की एक्टिविटीज को यहाँ पर चलाने के लिए हम इस हाउस को स्टैब्लिश करते हैं। तो 1910 में करा जा रहा है, कहां पर करा जा रहा है वो भी याद रखिएगा, किसके द्वारा करा जा रहा है ये भी याद रखिएगा। कॉपर 1 हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एराइल डायजोनियम नमक को एराइल हैलाइड में बदलने की एक कार्बनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? आप में से आधे लोगों का तो मूड खराब हो गया होगा। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एंड aryl diazonium salt into an aryl halide using a copper halide catalyst is called what? तो यार कई सारी अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, उनमें से एक है सेंडमेयर रिएक्शन। इसके अंदर जो ये आपका एराइल हैलाइड है, सॉरी आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, उसको कन्वर्ट करा जाता है एराइल हैलाइड के अंदर कॉपर का यूज करके। ठीक है, इसमें एक जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं। और भी कई सारी इसमें रिएक्शन आपको दी गई है, जैसे कि ये बोल्स शिमेन रिएक्शन यहाँ पर आप लोगों को दी है, इसको लेकर आप लोगों को याद रखना है। तो एक जर्मन रसायन अभिक्रिया को लेकर एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा ना, जो एराइल फ्लोराइड्स होते हैं उन एराइल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करके वो क्या बनाते हैं? एराइल डायाजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसको कहा जाता है बाल्स शिमान अभिक्रिया। ऐसे ही यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दी गई है फिंकलस्टीन अभिक्रिया, इसको लेकर भी याद रखिएगा कल को अगर इसको लेकर आपसे पूछा जाए। तो ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसके अंदर जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनको क्या करके मतलब कन्वर्ट करा जाता है, उनको आयोडाइड्स में कन्वर्ट करा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और रिएक्शन दी हुई है आपको, गैटरमैन रिएक्शन। इसके अंदर भी कुछ कुछ काम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हूं। बाकी जो मैंने ऊपर बताई उनको याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का प्रावधान प्रोवाइड करता है? भाई देखो, हमारे भाग नंबर 4 में आपको ये नजर आता है, इसको 48A के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये डील करता है कि जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, इनको सेफ गार्ड करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। डीपीएसपी के अंदर आपका इसको ऐड करा गया था, कब? जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसके द्वारा। तो याद रखेंगे इसमें। अब इसमें आपको कुछ और भी दिए गए हैं, उनको लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इन पर पहले भी हमने चर्चा करी है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी। एनडीपी को लेकर ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज एनडीपी? एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम किसके इक्विवेलेंट रखते हैं? तो देखो, जब कभी भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आप लोगों से जिक्र किया जाए तो इसको आप
ऑक्टेन करते हैं जब आप जीडीपी से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विकल्प नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होता। भारत में 2006 के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसान है, ये एमएसएमईडी की बात कर रहे हैं। 2006 में ये एक्ट आया था, तो इसको लाया गया था सो दैट के जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, उनकी मदद की जा सके। तो टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ेंगे। भारत में 1888 में डूरंड कप टूर्नामेंट की शुरुआत कहां पर हुई थी? डूरंड कप टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 1888 में, बताइए कहां पर? देखो ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है पूरे विश्व का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, और इसकी शुरुआत शिमला में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और कोलोजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच एसेंशियल अमीनो एसिड enhances calcium absorption and also plays an important role in the formation of collagen? कई सारे नाम यहां पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि कोलोजन का फॉर्मेशन को लेकर मैं बात करूं तो कोलोजन क्या होता है ना, सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कोलोजन कोलोजन ही होता है, ठीक है? और जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोटीन है हम आपका बॉडी के अंदर। तो ये जो अमीनो एसिड इन्होंने पूछा है वो है आपका लाइसाइन, ये याद रखिएगा। तो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती इसके बिना, ठीक है? और इसको डाइट में जरूर डाला जाना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा यार। हेलो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मैंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुण एक सिलिकॉन से उल्लेखनीय रूप में मेल खाते हैं? अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियडिक टेबल, which elements properties matched up remarkably well with एका सिलिकॉन? तो यहां पर ये जर्मेनियम का नाम दिया हुआ है ना, ये एलिमेंट है जिसको प्रिडिक्ट किया गया था मैंडलीव के द्वारा, और इसको रेफर किया गया था कि सिलिकॉन के जैसा ही है, क्योंकि इसकी तब तक डिस्कवरी भी नहीं हुई थी इसके बारे में, लेकिन उन्होंने पहले इसको लेकर प्रोडिक्शन कर दी थी कि ऐसा आपको एक एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा। फिर जर्मेनियम को डिस्कवर करा गया था कब? 1886 में। एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिनका नाम है क्लेमेंस विंकर, तो इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी जर्मेनियम की, ठीक है? तो ये था भाई हमारे 25 सवालों का डिस्कशन, जिसको लेकर हमने अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin SIRG, इस पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, कोई भी आप लोगों को डाउट है, आप लोग मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर एक बार ट्राई कीजिए। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आपको ज्वाइन करना है सो दैट के आप लोगों को अगर कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देना है तो मैं वहां पर आपको दे पाऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।